नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज बहुत ज़रूरी होती है। इंडस्ट्री होने से देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होने लगता है, जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है। यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। इन देशों ने मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया, जिसके चलते ये देश तेज़ी से ग्रो हुए और आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। भारत की बात करें तो बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का कोई स्कोप नहीं है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा नहीं है, इंडिया के पास हाई स्किल लेबर फोर्स नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पर इन सब चीज़ों को भारत ने गलत प्रूफ करके बता दिया है। भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो भी फ्यूचर में एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है। पिछले 10-12 सालों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ी है। 2014 में जहां भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में भी नहीं था, वहीं आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है और 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा देश बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत ने चीप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना को बीट कर दिया है और साथ में भारत का एक्सपोर्ट भी हर साल तेजी से बढ़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत कैसे धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन रहा है और चाइना की मुश्किलें बढ़ा रहा है। आइए जानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ नहीं रही है और इसे प्रूफ करने के लिए बोलते हैं कि 2014 में इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 15% था और अब बढ़ के सिर्फ 16-17% ही हुआ है। और ये लोग आपको ये नहीं बताते हैं कि 2014 में इंडिया की जीडीपी $2 ट्रिलियन थी और आज $4 ट्रिलियन है। भले ही 10 सालों में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 1-2% ही बढ़ा है, पर अगर आप नंबर्स देखोगे तब आपको समझ में आएगा। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब उस समय भारत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे हुआ करता था। भारत से आगे साउथ कोरिया, मैक्सिको, इटली, ब्राजील, फ्रांस, यूके हुआ करते थे। भारत 2014 में $330 बिलियन के अराउंड ही मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जनरेट किया करता था और अब $780 बिलियन कर रहा है और अब भारत 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया है और 2030 तक भारत जर्मनी और जापान को बीट करके वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब भारत ये करेगा कैसे, आइए जानते हैं। देखो, फ्यूचर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में 4 चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। पहला है मेक इन इंडिया, जिसके चलते भारत अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में और ज़्यादा फोकस करेगा। दूसरा है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आने वाले कुछ सालों में भारत में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करने वाली हैं और इसकी शुरुआत सेमीकंडक्टर सेक्टर में हो चुकी है। तीसरा कारण जिसके चलते फ्यूचर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली है, वो है डेमोग्राफिक एडवांटेज। भारत में 800 मिलियन की वर्कफोर्स है और फ्यूचर में ये 1 बिलियन होने वाली है, जिसके चलते भारत में लेबर कॉस्ट आने वाले 10 सालों तक ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाने वाला देश चाइना अब बूढ़ा होता जा रहा है। चाइना की आबादी गिर रही है, लोग बूढ़े हो रहे हैं, लेबर कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना महंगा होता जा रहा है। तो फ्यूचर में एप्पल की तरह बहुत सारी कंपनीज चाइना को छोड़ के भारत आएंगी, जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। चौथा रीजन है भारत की डोमेस्टिक मार्केट। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, जहां पे 65% पॉपुलेशन यंग है और जैसे जैसे भारत में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। आप एक बार खुद सोचना, 10 साल पहले आपके पास कितने कम सामान थे और आज कितने ज्यादा हैं। भारत में इन्फ्लेशन बढ़ी है, पर साथ में लोगों की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जैसे जैसे भारत में डोमेस्टिक मार्केट बढ़ेगी, भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसे देख के भारत में इंटरनेशनल कंपनीज भी आएंगी, वो भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और इससे ओवरऑल भारत की ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। अब आप लोग बोलोगे, चलो मान लेते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, पर जर्मनी और जापान में भी तो बढ़ेगी। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जर्मनी और जापान ऑलरेडी अपनी पीक लेवल पे पहुंच चुके हैं। जर्मनी पिछले 10-12 सालों से $800 बिलियन के अराउंड ही घूम रहा है। वहीं जापान में मैन्युफैक्चरिंग लगातार गिरती जा रही है। जापान 10 सालों से $1 ट्रिलियन के अराउंड घूम रहा था, वहीं 2022-23 में तो ये $800 बिलियन पे आ गया है। तो जर्मनी और जापान में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ नहीं रही है, वहीं भारत में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है। भारत ने चाइना को चीप मैन्युफैक्चरिंग में बीट कर दिया है। अब ये सुन के कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें खुश होने की क्या बात है, चीप मैन्युफैक्चरिंग में बीट किया है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी ना बीट किया है। तो देखो, अगर आप चाइना की हिस्ट्री देखेंगे तो 1980s 1990s में जब चाइना का राइज शुरू हुआ था, तब उसने सबसे पहले जापान को चीप मैन्युफैक्चरिंग में बीट किया था और फिर उसके बाद चाइना में धीरे धीरे क्वालिटी और प्रोडक्ट बनने लगे थे और अब भारत ने चाइना को बीट किया है। और अब भारत के लिए पॉजिटिव साइन ये है कि भारत में सिर्फ चीप मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है और इसका एग्जाम्पल एप्पल, सैमसंग है। इसके अलावा भारत में जल्दी चिप मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होने वाली है। साल 2020 में कहा गया था कि भारत आने वाले समय में चाइना को लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में बीट कर सकता है, पर उस समय इस चीज का मजाक बनाया जा रहा था। पर 5 साल बाद भारत ने ऐसा कर दिया है।
देखो, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सबसे पहले भारत सरकार ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया, फिर कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को इजी बनाया और साथ में बहुत सी स्कीम भी लॉन्च करी। और इनमें से एक स्कीम इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हुई है और वो स्कीम है PLI स्कीम। PLI स्कीम से भारत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनता जा रहा है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है। चाइना को ये इकोसिस्टम बनाने में 30 साल लगे हैं, पर कई एक्सपर्ट का कहना है कि जिस स्पीड से इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इंडिया को ये इकोसिस्टम बनाने में सिर्फ 10 साल लगने वाले। 2021 तक इंडिया में 90% स्मार्टफोन इंपोर्ट हुआ करते थे, अब 97% स्मार्टफोन इंडिया में बन के ही बिक रहे हैं, जिससे स्मार्टफोन इंपोर्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। 2014 में भारत में सिर्फ 1% स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर हुआ करता था, वो अब बढ़ के 15% हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 से 300 पहुंच गई हैं, 12 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। 2025 में इंडिया में 30 करोड़ मोबाइल फोन की प्रोडक्शन हुई थी, जिसमें से 25% एक्सपोर्ट हुआ है। पिछले 10 सालों में इंडिया का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 127 गुना बढ़ा है। भारत वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है। 2030 तक भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग 15 से 50% होने लगेगी और असेंबली 100% होगी। 2025 में भारत में 60 बिलियन स्मार्टफोन प्रोडक्शन हुई थी। 2030 तक ये बढ़ के $180 बिलियन पहुंच जाएगी। एक्सपोर्ट $24 बिलियन से $80 बिलियन तक पहुंच जाएगा और डोमेस्टिक सेल्स $36 बिलियन से $70 बिलियन को क्रॉस करेगी। 2030 तक दुनिया के हर 4 में से एक आईफोन मेड इन इंडिया होगा। देखो, अभी इंडिया जो बन रहा है, चाइना 2015 में बन चुका है, पर अच्छी बात यह है कि चाइना को वो बनने में ज्यादा साल लगे हैं। चाइना को इकोसिस्टम तैयार करने में 30 साल लगे हैं। इंडिया 10 सालों में चाइना का हाफ इकोसिस्टम बना लेगा। चाइना में साल 2000 से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी। इंडिया में 2021 से कंपनीज आना शुरू हुई हैं, तो अभी इंडिया को सिर्फ 5 साल हुआ है। 2030 तक इंडिया चाइना को टक्कर देने लायक बन जाएगा। तो भारत सरकार ने यहाँ पे अच्छा काम किया है और इसके लिए तारीफ करना जरूरी है, क्योंकि अगर भारत सरकार ने टाइम पे इस पे एक्शन नहीं लिया होता तो आज भी हम चाइना पे 100% डिपेंडेंट होते। इसके अलावा भारत में बिजनेस करना आसान होता जा रहा है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 3rd मोस्ट इम्प्रूव्ड बिजनेस डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। भारत की FDI पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, टैक्स रिजीम में इंप्रूवमेंट हुई है। इसके अलावा पिछले 10 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 42,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंस को रिड्यूस किया है और 3700 प्रोविजंस को हटाया है। इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम को फॉर्म किया है, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। गवर्नमेंट का विजन है कि 2030 तक इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मेजर हब बन जाए। इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजाइनिंग, असेंबली, टेस्टिंग और रिसर्च सब कुछ हो। इस समय इंडिया में 10 चिप प्रोजेक्ट चल रहे हैं और फ्यूचर में प्रोजेक्ट के नंबर और तेजी से बढ़ने ही वाले हैं। इंडिया यहाँ पे ताइवान का मॉडल से सीख रहा है। ताइवान ने कंपनीज को सब्सिडीज दिया, स्किल्ड मैन पावर को ट्रेन किया और ग्लोबल डिमांड कैप्चर किया। इंडिया अगर इसी मॉडल पे फ्यूचर में भी चलता रहता है तो इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के पास स्ट्रेंथ क्या है? सिंपल, एक ह्यूज टैलेंट पूल ऑफ इंजीनियर। ऑलरेडी दुनिया के 20% चिप डिजाइन इंजीनियर्स इंडिया से हैं। क्वालकॉम, इंटेल, AMD सबके डिजाइन सेंटर इंडिया में हैं। मतलब डिजाइन के केस में इंडिया ऑलरेडी एक पावर हाउस है। बस अब उसे डिजाइन को फैब्रिकेशन और पैकेजिंग इकोसिस्टम से कनेक्ट करना है। और इंडिया के पास एक और एडवांटेज है, ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट। मतलब जो चिप यहाँ बनेगी वो डायरेक्टली इंडियन कंज्यूमर को सर्व करेंगी, जिससे इंडियन कंपनीज को अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिल सकेगा। इसके अलावा इंडिया में अभी चिप डिजाइन स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं, जो AI, IoT और डिफेंस के लिए चिप बना रहे हैं। IIT और IISc जैसे इंस्टीट्यूट भी डिजाइन और मटेरियल रिसर्च में काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इन्हें सही तरीके से सपोर्ट करे तो इंडिया एक इनोवेशन हब भी बन सकता है। आज इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है। साथ में भारत में EV रेवोल्यूशन चल रहा है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पुश हो रही है और AI स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हर एक सेक्टर का बेस है सेमीकंडक्टर। तो अगर इंडिया अपना चिप खुद से बनाएगा तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भारत की कम होगी, साथ में पैसा बचेगा और इंडिया अपने लिए और दुनिया के लिए एक रिलायबल सेमीकंडक्टर हब भी बन जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सेक्टर अकेले 1 करोड़ से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां क्रिएट कर सकता है। अगर भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करते रहना है तो भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते रहना होगा, लेबर लॉस को ठीक करना होगा, टैक्स रिफॉर्म करते रहना होगा, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को आसान बनाना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम इसी में वेस्ट होता है, और साथ में रेड टेपिज्म को खत्म करना होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।